आप देख रहे हैं होम साइंस A to Z चैनल। आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। यहाँ पे होम साइंस से रिलेटेड टॉपिक का डिस्कशन किया जाता है। कल आप लोगों ने कार्बोहाइड्रेट का पार्ट 1 देखा था। आज का वीडियो उससे आगे कंटिन्यू रहेगा। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट के कितने प्रकार होते हैं, और साथ ही साथ कार्बोहाइड्रेट के जो उपनाम है उसको भी हम लोगों ने देखा था। जैसे कि लेबुलोज किसे कहते हैं, दुग्ध शर्करा किसको कहते हैं, घरेलू शर्करा किसे कहते हैं, फल शर्करा किसे कहते हैं, इन सारी चीज़ों पे हम लोग कल डिस्कशन कर चुके हैं। आज का वीडियो उसके आगे कंटिन्यू रहेगा। तो कार्बोज के क्या क्या कार्य हैं? हमारे शरीर में सबसे पहला और प्रथम कार्य कार्बोज का क्या है? ऊर्जा देना। क्या कार्य है? ऊर्जा देना। और दूसरा कार्य क्या है? प्रोटीन की बचत करना। यानी कि अगर हम पर्याप्त मात्रा में कैलोरी नहीं लेते हैं, कार्बोज नहीं लेते हैं, तो क्या होता है? प्रोटीन ही अपना मुख्य काम, निर्माणात्मक कार्य छोड़ करके वो ऊर्जा देने का कार्य करने लगता है। कार्बोज क्या करता है? ग्लाइकोजन के रूप में हमारे लीवर में या हमारे मांसपेशियों में स्टोर होता है। और कार्बोज का अन्य काम क्या है? वसा के चयापचय में भी मदद करता है और ग्लाइकोजन बनाता है। वसा चयापचय में यानी कि कार्बोज की कमी से एडिशोसिस तथा कीटोसिस जो रोग होता है उससे भी बचाव होता है। और कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? खमीरीकरण के रोकने में भी कार्य करता है। अब देखते हैं यकृत रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कितनी होती है। यकृत रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कितनी होती है? 100 mg प्रति 100 ml, यानी कि 100 mg प्रति 100 ml, यानी कि 100 मिलीलीटर रक्त में 100 मिलीग्राम ग्लूकोज की मात्रा होती है। हाइपोग्लाइसीमिया क्या है? हाइपोग्लाइसीमिया क्या है? रक्त में ग्लूकोज की जो सामान्य मात्रा है उससे कम हो जाना। रक्त में ग्लूकोज की यानी कि 100 ml में 100 मिलीग्राम अगर नहीं है तो क्या होगा? इस अवस्था में व्यक्ति अचेत हो जाएगा और उसे हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। अगला है हाइपरग्लाइसीमिया। इसमें क्या होता है? जो निर्धारित या प्रस्तावित रक्त में ग्लूकोज की मात्रा है उससे क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ग्लाइकोसूरिया क्या है? मूत्र में ग्लूकोज की मात्रा ग्लाइकोसूरिया कहलाता है। मूत्र में जो ग्लूकोज की मात्रा होती है उसे ग्लाइकोसूरिया कहते हैं। और अगर व्यक्ति सामान्य तौर पर ब्लड में कितना होता है? 100 mg होता है। और भोजन करने के बाद क्या होता है? ग्लूकोज की मात्रा 130 से 150 mg प्रति 100 ml में होता है। यानी कि अगर शुगर फास्टिंग हो तो चेक होता है तो कितना होता है? 100 होता है। और अगर भोजन करने के बाद होता है 130 से 150 तक। यदि ये 150 से अधिक यानी 130 से 150 से अधिक हो जाता है, यानी कब हम कहें कि हमको डायबिटीज़ है? तो ये हमारे रक्त में जब 180 mg तक शुगर की मात्रा बढ़ जाती है तो क्या हो जाता है? मधुमेह हो जाता है। तब ऐसी स्थिति को हम मधुमेह कहते हैं। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा वृद्धि के क्या कारण है? रक्त में ग्लूकोज की मात्रा में वृद्धि क्यों हो जाता है? अभी हमने क्या देखा? अगर 180 तक हो जाता है तो हम मान लेते हैं कि हमको डायबिटीज़ हो गया है। लेकिन ये बढ़ता क्यों है? उसके क्या कारण हैं? तो सबसे पहला कारण क्या है? अत्यधिक कार्बोज युक्त भोजन ग्रहण करना। क्या कारण है? अत्यधिक कार्बोज युक्त भोजन ग्रहण करना। दूसरा क्या? एड्रेनलिन है और थायरॉक्सिन के कारण भी और ग्लूकागॉन के कारण भी, और विकास होने वाले जो हार्मोन हैं, जो वृद्धि हार्मोन होते हैं, उनके कारण भी क्या होता है? ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाता है। इसके अतिरिक्त जो कार्टिसोल यानी
एड्रिनल कार्टिक हार्मोन होता है, इसके कारण भी क्या होता है, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। गुड़ में जो कार्बोज की मात्रा, ऐसे प्रश्न यहाँ पे जो परसेंटेज दिए हुए हैं, ऐसे प्रश्न एनटीए नेट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। यानी कार्बोज में जो गुड़ में जो कार्बोज की मात्रा है वो कितनी होती है, 94 से 95 ग्राम होता है। 100 ग्राम अगर गुड़ है तो उसमें 95% क्या है, कार्बोज है। और अनाज में यानी 100 ग्राम अनाज है तो उसमें 63 से 79 ग्राम तक कार्बोहाइड्रेट होता है। दालों में वही 56 से 60 ग्राम, अरारोट में 85 से 87 ग्राम और साबूदाना में 87 से 89 ग्राम तक प्रति 100 ग्राम में इतना होता है। शहद में 79 से 80% तक और खजूर और किशमिश में 67 से 77 तक होता है। मैदे में 73% कार्बोज होता है। अब हम देखेंगे जो आरडीए टेबल आया है आईसीएमआर का 2020 का, उसके अनुसार जो कार्बोज की निर्धारित मात्रा है वो क्या है। इसमें दो ही हमको डाटा याद करना, दो क्या कहें, 4 डाटा अगर हम याद कर लिए तो हमको पूरी अवस्थाओं का हम याद कर लेंगे, हमको किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। वो पहली अवस्था है कि पुरुष और महिलाओं का क्या है, दोनों का सेम है, 130 ही है, 130 ग्राम पर डे। अगर गर्भवती महिला है तो क्या करेगी, 175 ग्राम पर डे। और धात्री माता है तो क्या करेगी, 200 ग्राम पर डे लेगी। और सहसवावस्था यानी 0 से 6 माह तक है वो 55 ग्राम लेगा, और 0 से 12 माह तक है तो 95 ग्राम लेगा। तो और इसके बाद यानी 1 से लेके 18 वर्ष तक क्या होगा, वो 130 ही ग्राम होगा। आरडीए में इससे आसान याद करने की कोई चीज़ नहीं है। मेरी कोशिश है मैं क्लास के साथ साथ आरडीए टेबल को हर एक क्लास में इंक्लूड करूं, उसको समझा सकूं, ताकि साथ साथ पूरी टॉपिक कवर हो सके। तो हम किन बातों को ध्यान रखना, यानी सामान्य महिला पुरुष, यानी जो 1 साल से लेकर के महिला पुरुष तक, सामान्य महिला पुरुष तक 130 है, यानी 18 साल भी, और उसके बाद अगर सामान्य महिला 21 वर्ष की है तक भी क्या है, 130 ही है। लेकिन अगर गर्भवती महिला, यानी दूसरा डाटा क्या है, 175 है। यदि गर्भवती महिला है तो 175 है, और धात्री माता है तो उसे 200 ग्राम हो दिया जाता है। सहसवावस्था में 55 55 95 55 95 55 95, बस यही रटना है। आरडीए जो कार्बोज का है पूरा समाप्त। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कार्बोज का पाचन कहाँ होता है, कहाँ कहाँ कार्बोज का पाचन होता है। कार्बोज का पाचन सबसे पहले मुंह में होता है, टाइलिन की उपस्थिति के कारण। स्टार्च सभी प्रकार के कार्बोज पे नहीं होता है, केवल स्टार्च पे होता है। ये स्टार्च किस में परिवर्तित हो जाता है, डेक्स्ट्रीन में परिवर्तित हो जाता है। किस में, डेक्स्ट्रीन में। अब ये जो बचा हुआ स्टार्च है वो कहाँ जाता है, अमाशय में जाता है। अमाशय में क्या मिलता है उसे, HCl मिलता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलता है। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है, डाइसेक्राइड। ये स्टार्च क्या है, पॉलीसेक्राइड है, तब इसे क्या करता है, डाइसेक्राइड में परिवर्तित करता है। किस में करता है, डेक्स्ट्रीन में करता है। कुछ तो क्या हुआ, कुछ मात्रा में टाइलिन जो डेक्स्ट्रीन में परिवर्तित कर रहा है। चूंकि हम बहुत जल्दी जल्दी आजकल भोजन करते हैं, इसलिए कहा गया है कि देर तक भोजन चबा चबा कर खाना चाहिए, ताकि जो रोटी वगैरह है वो ज़्यादा से ज़्यादा मुंह में ही पचना शुरू हो जाए। खैर, अब ये डेक्स्ट्रीन का क्या होगा, छोटी आंत के पक्वासे में पहुंचेगा। यहाँ से सिक्रेटीन और पेंक्रेस, यहाँ देखिए छोटी आंत के कहाँ पहुंचता है, पक्वासे में पहुंचता है। छोटी आंत के ये भोजन कहाँ पहुंचा, वहां से छोटी अमाशय के बाद छोटी आंत के पक्वासे वाले भाग में पहुंचेगा। वहां से पहुंच रहा है, वहां इसका पाचन नहीं होता है, पक्वासे में पहुंचता है। यहाँ क्या होता है, यहाँ होता क्या है, ये सबसे ध्यान देने योग्य बात है। यहाँ पे सिक्रेटीन और पेंक्रियोजानिन, अकोलेसिस्टेकाइनिन 3 तरह के
हार्मोन निकलते हैं। ये जो सेक्रेटिन और पैंक्रियाजिक हार्मोन है रक्त परिसंचरण द्वारा अग्नाशय में पहुंचता है। यानी सेक्रेटिन जैसे ब्लड क्या हुआ जब लीवर में पहुंचता पकाशय में ये सेक्रेटिन और पैंक्रियाजिन हार्मोन क्या करता है, जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उसके द्वारा ये अग्नाशय में पहुंचता है। पहुंचने के बाद क्या करता है, अग्नाशय को उत्तेजित करता है। अग्नाशय को क्या करता है, उत्तेजित करता है। किसके लिए उत्तेजित करता है, एमाइलेज नामक एंजाइम के लिए क्या करता है, उत्तेजित करता है। जिससे क्या होता है, एमाइलेज नामक स्टार्च निकलता है। अब स्टार्च का क्या हुआ, छोटी आंत में एमाइलेज की उपस्थिति में स्टार्च क्या हुआ, बचा हुआ जो स्टार्च है। अभी क्या हम पढ़े, एक बार फिर से रिकॉल करते हैं कि कार्बोज का सबसे पहले मुंह में क्या हुआ, टाइलिन की उपस्थिति में थोड़ा सा पाचन हुआ, डेक्स्ट्रीन में बदला। उसके बाद स्टार्च क्या हुआ, ये स्टार्च अमाशय में पहुंचा और यहाँ पे अम्लीय प्रकृति का हो जाता है भोजन अमाशय में पहुंचकर HCl के यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण, और ये डाइसेक्राइड यानी डेक्स्ट्रीन में परिवर्तित होता है। फिर ये भोजन छोटी आंत के पक्वाशय वाले भाग में पहुंचता है। यहाँ से निकलने वाले जो सेक्रेटिन और पैंक्रियाटिक हार्मोन है ये सब क्या करते हैं, अग्नाशयिक रस को निकलने के लिए प्रेरित करते हैं। ये अग्नाशयिक रस होता क्या है, एमाइलेज। ये एमाइलेज क्या करता है, स्टार्च पे जो अधपचा हुआ जो स्टार्च है उस पे क्या करता है एमाइलेज, उसको माल्टोज में परिवर्तन करता है। किस में परिवर्तन करता है, माल्टोज में परिवर्तन करता है। अब ये माल्टोज को माल्टेज नामक एंजाइम्स ग्लूकोज में परिवर्तन करता है। और लैक्टोज, अगर माल्टोज यानी माल्टोज हम ग्रहण किए हैं यानी स्टार्च लिए हैं तो ये माल्टोज में परिवर्तन होगा। अगर दूध अपने भोजन में सम्मिलित किए हैं तो क्या करेगा, लैक्टोज हार्मोन क्रिया करेगा, उसको ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में परिवर्तन कर देगा। और सुक्रोज को सुक्रेज हार्मोन क्या करेगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में परिवर्तित कर देगा। आशा करते हैं आप लोग को ये समझ में आया होगा। कमेंट करना ना भूलिएगा प्लीज़ आप लोग। अब हम देखते हैं कि कार्बोज का जो अवशोषण है वो कहाँ होता है, कार्बोहाइड्रेट का अवशोषण कहाँ होता है। कार्बोज छोटी आंत में अवशोषित होता है। कहाँ होता है, छोटी आंत में अवशोषित होता है। और छोटी आंत में उंगली के समान कई उभार रसांकुर होते हैं। क्या होता है, मतलब छोटी आंत में उंगली के समान कई उभार होते हैं जिसको क्या कहते हैं, रसांकुर होते हैं कहते हैं। और प्रत्येक रसांकुर में रक्त कोशिकाओं का जाल बिछा रहता है। ये कोशिकाओं है, कोशिकाओं का जाल बिछा होता है और इन्हीं के कारण ग्लूकोज फ्रक्टोज लैक्टोज का अवशोषण हो जाता है। यानी कहाँ हुआ अवशोषण, छोटी आंत के रसांकुरों के द्वारा। रसांकुरों के जो जाल होते हैं या कोशिकाओं का जाल होता है यानी पतली पतली कोशिकाएं होती हैं उन्हीं के द्वारा इनका अवशोषण कर लिया जाता है। अब यहाँ से क्या होता है, यहाँ से ब्लड सेल यानी कि जो रक्त कोशिकाएं हैं वो क्या करती हैं, ग्लूकोज फ्रक्टोज ग्लैक्टोज को हेपेटिक पोर्टल वेन यानी यकृत वाहिका जो होती हैं, यकृत वाहिका वेन जो होती हैं उसमें ले जाती हैं। कौन ले जाता है, ब्लड सेल ले जाती हैं। यहाँ क्या करती हैं, जो रक्त कोशिकाएं हैं यहाँ से फ्रुक्टोज ग्लैक्टोज को अवशोषित करके कहाँ ले जाती हैं, लीवर में ले जाती हैं, यकृत में ले जाती हैं। और ग्लूकोज फ्रक्टोज ग्लैक्टोज और ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर संग्रहित हो जाता है। ये जो ग्लूकोज है और फ्रक्टोज है और ग्लैक्टोज है ये क्या होता है, ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर के लीवर में क्या होता है, संग्रहित हो जाता है। और जितना आवश्यकता होता है एनर्जी देने के लिए लीवर जो है डिस्ट्रीब्यूट करता है। और एक महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है कि तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क तथा फेफड़े केवल ग्लूकोज से ही ऊर्जा लेते हैं। अगर तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क तथा फेफड़े कौन कौन ग्लूकोज से ही ऊर्जा लेता है, तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क
तथा फेफड़े, ये सब क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज से ही ऊर्जा लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कार्बोज का चयापचय। कार्बोज का चयापचय, कार्बोज का चयापचय क्या होता है, सबसे पहले कार्बोज का पाचन होता है, तो उस क्या किस में टूटता है, ग्लूकोज में टूटता है। और ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति से कार्बन डाइऑक्साइड और H2O प्लस एनर्जी देता है। ग्लूकोज क्या करता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी और ऊर्जा देता है। और फिर कार्बोज क्या करता है, यकृत में जो बचा हुआ कार्बोज है वो क्या होगा, वो यकृत में ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित होकर के स्टोर हो जाता है। अब जब कभी हम व्रत रहते हैं या काफ़ी लंबे समय से भूखे रहते हैं, तब ये ग्लाइकोजन क्या करता है, ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस के द्वारा ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। किस प्रोसेस द्वारा, जेनेसिस प्रोसेस द्वारा ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। अब ये ग्लूकोज जो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बना है वो क्या करता है, विभिन्न रासायनिक क्रियाओं द्वारा पायरुविक अम्ल में टूटता है। और ये पायरुविक अम्ल जो होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में साइट्रिक अम्ल प्लस पानी प्लस ऊर्जा बनाते हैं। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये लैक्टिक अम्ल में लैक्टिक अम्ल में क्या होते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। कहाँ परिवर्तित होते हैं, मांसपेशियों में स्टोर होते हैं, जिसके कारण हमें क्या होता है, थकान आता है। और ये लैक्टिक अम्ल का कुछ भाग कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस ऊर्जा बनता है, अधिकांश भाग ग्लाइकोजन के रूप में क्या होता है, स्टोर होता है। तो कुल कार्बोज का चयापचय और अवशोषण और कार्बोज का पाचन और RDA जो ICMR 2020 द्वारा निर्धारित किया गया है, इन सभी महत्वपूर्ण टॉपिक पे हमने आपसे वर्णन किया है। अब आशा करते हैं आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा नहीं लगा है तो नेक्स्ट टाइम में ज़रूर अच्छा लगेगा, कभी ना कभी तो आप लोग को अच्छा लगेगा ही है। और आप लोग अच्छा लगेगा तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। आपने वीडियो देखा, थैंक यू सो मच।